Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology that we are doing from Guyton. Chapter number 17 आज का topic है which is about the local and humoral control of tissue blood flow. The idea is कि if we have a tissue और इस tissue के तरफ कोई blood supply आ रही है, कोई ना कोई arteriole which will divide ultimately into capillaries, तो इस arteriole के size को कैसे कंट्रोल किया जाता है. सो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से इस आर्टेरियोल का साइज कम हो जाता है, देन दिस इज व्हाट वी कॉल द वाजोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. अगर वाजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड टू द टिश्यू विल ऑब्वियसली बी रिड्यूस्ड. और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगेन वी हैव अ टिश्यू हियर एंड देयर इज अ ब्लड सप्लाई गोइंग देयर एंड नाउ देयर इज नॉट वाजोकंस्ट्रिक्शन बट देयर इज नाउ वाजोडाइलेशन. साइज ऑफ द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस व्हिच मीन्स दैट देयर विल बी मोर एंड मोर ब्लड गोइंग टुवर्ड्स द टिश्यूज. ओके, सो दैट इज वाजोडाइलेशन. सो वाजोडाइलेशन में ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, वाजोकंस्ट्रिक्शन में कम ब्लड सप्लाई होगी. दैट्स द पॉइंट. अब समझना हमें यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड सप्लाई को कम कर सकते हैं यानी वाजोकंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं या ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द लोकल फैक्टर्स. लोकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये टिश्यू है ना जिसकी तरफ ब्लड सप्लाई आ रही है, ये खुद डिसाइड करता है अपने लिए कि मेरी तरफ आने वाली ब्लड सप्लाई बढ़ानी है या कम करनी है. मैं हमेशा कहता हूँ यू आर द CEO ऑफ योर ओन लाइफ. सो द टिश्यू इज द बॉस, टिश्यू इज द CEO ऑफ देयर ओन लाइफ. दे they release factors which increase or decrease the blood supply. That is what we call the local factors. अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा में डिजॉल्व होती हैं एंड दे आर कॉल्ड ह्यूमोरल कॉम्पोनेंट्स. इसकी एग्जांपल है हार्मोन्स. सो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो ब्लड में घूमते हुए आर्टेरियोल तक आके अपना एक्शन करते हैं. फॉर एग्जांपल वेजोकंस्ट्रिक्शंस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो दे विल इंक्लूड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंजियोटेंसिन 2 एज वेल एज वेजोप्रेसिन. इनके बारे में हम बाद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी. बट ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ब्लड में डिजॉल्व हैं और किसी भी टिश्यू तक पहुंच के वेजोकंस्ट्रिक्शन कर सकती हैं. बिल्कुल इसी तरह देयर आर फैक्टर्स इन द ब्लड विच आर कॉल्ड वेजोडाइलेटर्स. एग्जांपल्स इनकी हैं ब्रेडिकाइनिन और ब्रेडिकाइनिन इज अनदर वन इज अ हिस्टामीन. बोथ दीज आर वेरी वेरी पोटेंट वेजोडाइलेटर्स. ये वेजोडाइलेशन करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं टुवर्ड्स द टिश्यू. तो यानी ये जो मैंने अभी आपको वेजोकंस्ट्रिक्टर्स बताए और जो वेजोडाइलेटर्स बता रहा हूँ, दे आर डिजॉल्व्ड इन द ब्लड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ह्यूमोरल. वर्ड ह्यूमोरल का मतलब होता है थिंग्स विच आर डिजॉल्व्ड इन ब्लड. सो देयर आर लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो टिश्यू की तरफ से एक्सर्ट होते हैं एंड देन देयर आर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस. इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्योंकि आप ज़रा सोचें ना कि आपके बाज़ पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऐसे हैं. फॉर एग्जांपल किडनी है यार. किडनी की जो ब्लड सप्लाई है दिस इज ह्यूमंगस, इनॉर्मस है एज कम्पेयर टू द स्किन. फॉर एग्जांपल लिवर है. अब ये लिवर मैंने अजीब सा बनाया बट एनीवेज यहाँ गॉल ब्लैडर है भाई, और ये बाइल डक बना देता हूँ ताकि कुछ तो लिवर जैसा लगे. लिवर है, लिवर की ब्लड सप्लाई ह्यूमंगस है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड इस तरफ आता है. सो देयर आर सम ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी विच रिसीव ह्यूज ब्लड सप्लाई. तो ऐसा क्यों नहीं है कि सारे ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. सिर्फ उन जगहों पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है जहां वाकई में ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए. अब देखें ना, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के लिए द मोर ब्लड कम इन द मोर इट फिल्टर्स. लिवर का काम है टॉक्सिसिटी प्रोफाइल्स को चेक करना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बना के ब्लड में डिजॉल्व करना. तो यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आती है. थायराइड इज प्रोड्यूसिंग लाइक हार्मोन्स which are very very important for your basal metabolic rate. तो थायरोक्सिन ये सारे, तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई उस तरफ जाए. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. तो कुछ ऑर्गन्स रिसीव द मेजर चंक, सारे ऑर्गन्स नहीं. आपका हार्ट है यार, मासूम सा प्यारा सा छोटा सा दिल है. अगर ये सारे ऑर्गन्स को एक जैसी बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचाएगा तो ये पंप फेल हो जाएगा. नेचर ने सिस्टम ऐसा रखा है कि इस पंप पर ज़्यादा जोर न पड़े और जिन टिश्यूज़ में ज़्यादा ब्लड चाहिए वहाँ लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए ज़्यादा ब्लड पहुँच जाए, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ ज़्यादा न पहुँचे. इसीलिए जो कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन इज दैट मोस्ट टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन ब्लड फ्लो. So they are the bosses of their own and it all depends upon delivery of oxygen, nutrient, carbon dioxide, hydrogen, different और भी आइंस हैं, कैल्शियम है इसमें और भी चीज़ें हैं. मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस जो मैं बता रहा था, देयर इज कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम, पोटासियम, उन सब से इफेक्ट पड़ता है ब्लड सप्लाई पे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस हार्मोन्स. सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स
tissue blood supply is controlled. Certain organs have special requirements. For example, blood flow to the skin determines the loss of heat from the body. It's important for conservation of heat. Also, delivery of adequate quantities of blood plasma to the kidneys allows the kidney to filter. So kidney की अलग requirement है, liver की अलग requirement है. So हर जगह blood supply एक जैसा नहीं है, ठीक है? There is huge variation in the blood flow in different tissues of the body. Note that very large blood flows listed in table. There is a table जिसमें blood supply दी हुई है. Brain, for example, कितना ml per minute, but you look at some of the organs, for example, try to have a look at kidneys, for example. It's a big amount, 1350. So that's, oh, sorry, that's the liver. Kidneys 1100, still a big amount. 1100 mLs, यानी 1.1 liter per minute. Liver देखिए 1.3 liters per minute. So these are organs getting the majority of the chunk, and the total blood obviously you have is 5 liter, 5000 ml. So 5 liter blood की ये distribution है. So the point is कि every organ has a different system. तो वहाँ blood control system अलग अलग है, ठीक है? और फिर यहाँ इन्होंने उसको टेबल जो था उसी को यहाँ इन्होंने लिख भी दिया है कि फॉर एग्जांपल लिवर का ब्लड सप्लाई कितना है 1350 ml per minute, किडनी का कितना है 1100 per minute. So the point of all this paragraph is the fact कि different organs की blood supply different है and it is all controlled. There are local control factors and there are humoral control factors, ठीक है? इनके बारे में भी हमको पढ़ना है. And it is important to control the blood flow by the local tissues. देखें, सुने इस बात को. इट्स अ वेरी नाइस आर्गूमेंट हियर. गाइटन में कहीं कहीं बड़े प्यारे आर्गूमेंट्स दिए हैं, तो वो ज़रा पढ़ा करें. द फॉलोइंग क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड. Why not continuously provide a very large blood flow through every tissue of the body that would always be enough to supply the tissue's need? यानी बगैर इस कंट्रोल के झमेले को किए हुए ये भी हो सकता था यार टिश्यू है बस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ना इतना सारा ही ब्लड हर वक्त ही पहुँचाओ. ऐसा क्यों नहीं है यार? ऐसा मैं इसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, क्या आप ऐसे करते हैं कि आपके घर में जो एयर कंडीशनर है वो 24/7 और पूरा साल एक ही टेम्परेचर पर आप उसको ऑन करके छोड़ दें कि यार कमरा अच्छे से ठंडा रहेगा? आप ऐसा नहीं करते हैं. आप एयर कंडीशनर सिर्फ उस वक्त चलाते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, यानी जब आप उस कमरे में मौजूद हैं, आपको सोना है रात को सुकून से. हर वक्त चलाएंगे तो यार कितना ज़्यादा बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का. लेकिन आइडिया तो ये है ना बड़ा अच्छा कि यार हर वक्त इसको चला के रखो ना. 24/7 चलाओ, पूरा दिन चलाओ, पूरा हफ्ता चलाओ, पूरा महीना चलाओ, पूरा साल चलाओ, कमरा हर वक्त ठंडा रहेगा. कितनी अच्छी बात है. लेकिन नो, वी डोंट डू दिस, वी डू इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में है, जिस ऑर्गन को जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ही जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड देंगे तो आपका हार्ट जो है बेचारा एज अ पंप फेल हो जाएगा. सो रिमेंबर, दिस लोकल एंड ह्यूमरल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. आप अपने घर में एयर कंडीशनर जब नहीं चलाते फालतू में, तो आपका हार्ट क्यों चलाएंगे आप फालतू में? नेचर ने सिस्टम ही ऐसा रखा है कि हार्ट पे वर्कलोड बढ़ना नहीं चाहिए यार. जितना जिस ऑर्गन में ब्लड जाना चाहिए उतना ही पहुंचाओ. योर बॉडी इज़ ब्यूटिफुली कस्टमाइज्ड. आपके ऑर्गन्स उसी तरह के स्ट्रक्चर्स में हैं जैसा उनका काम है. सो योर बॉडी इज़ कस्टम मेड बॉडी. ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन. चलें जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं जिनसे ब्लड फ्लो एक्चुअली कंट्रोल होता है. अभी ये जो डिस्कशन है मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड फ्लो कंट्रोल का, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज आएंगी और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स जब इन पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसमें से क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है, कहीं गोल मोल बात है. तो मेरा काम एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर आपके लिए ये है कि इस पूरे कंफ्यूजिंग से, मुश्किल से पैराग्राफ्स में से मैं आपको काम की बात निकाल के दूं कि भाई ये है इस पैराग्राफ का पर्पस, ये है इस हेडिंग का पर्पस. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अब ब्रॉड आइडिया आपको पता है कि वी हैव द टिश्यू, और इस टिश्यू में ब्लड सप्लाई जो आ रही है, लोकल मैकेनिज़म्स क्या हैं जो इस ब्लड सप्लाई को या कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे, वैजो कंस्ट्रिक्शन, या डायलेट करवा देंगे, वैजो डायलेशन. तो वो हमें लोकल फैक्टर्स स्टडी करने. फिर अगला जो लिंक होगा उसमें हम humoral factors we study करेंगे, but right now we are discussing the local factors, and there are two types of control mechanisms. One is known as the acute control, यानी जो short term control होगा. The other one is the long term control. The acute control is achieved by rapid changes in local vasodilation or vasoconstriction, जबकि जो long term control है, it takes over for a
period of like days or weeks or months. So they are permanent changes. For example, increase in the size of blood vessel, increase in the number of blood vessel. इस तरह के जो changes हैं they are physical changes जिसमें blood supply का जो पूरा machinery है उसका size बढ़ जाता है. That is known as a long term control. या size कम हो जाता है. It can be in either direction. But जो local vasodilation और vasoconstriction जो acutely हो रही है on a very short period of time, that is called the acute control. Okay? अब कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो एक्यूट कंट्रोल में अपना रोल प्ले करते हैं? इंक्रीज इन टिश्यू मेटाबॉलिज्म. ये अच्छा, एक बात मैं अभी से आपको बता दूं कि ऑल द डिस्कशन शुड मेक सेंस टू यू. आपको अब ये देखें, कॉमन सेंस की बात है कि अगर टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एक टिश्यू है अब इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, ये कोई भी टिश्यू हो सकता है, ये मसल हो सकता है, ये थायराइड ग्लैंड हो सकता है, व्हाटएवर. अगर इसमें एक्टिविटी बढ़ गई है तो इट नीड्स मोर ब्लड फ्लो. तो ये कॉमन सेंस की बात है ना कि इंक्रीज इन द टिश्यू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज द टिश्यू ब्लड फ्लो. सिंपल सी बात है. तो इस हेडिंग को कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें. नाउ रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज द टिश्यू ब्लड फ्लो. किस चीज़ की अवेलेबिलिटी? ऑक्सीजन की. नाउ देयर आर मैनी सर्कमस्टांसेस जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एट हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ साइनाइड पॉइजनिंग. ये तमाम वो सिनेरियोज हैं जिसमें द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड इन योर बॉडी. एंड वंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, देयर इज़ वैसोडाइलेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचे टिश्यूज़ तक. तो ये भी कॉमन सेंस की बात है ना. अब ये जो ऑक्सीजन वाला मामला है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन ब्लड में कम हो रही है तो क्या प्रोसेस हो रहा है लोकल कंट्रोल के लिए? वैसोडाइलेशन. अब ये एक्चुअली होता कैसे है, इसके लिए दो थ्योरीज पुटअप की गई हैं. एक को हम नाम देते हैं वैसोडाइलेटर थ्योरी, दूसरे कहलाती है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी. अब इन दोनों के जो क्रक्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं. वैसोडाइलेटर थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से बात यह है कि जब कभी देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो टिश्यू के अंदर, सपोज ये टिश्यू है, इसको ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं पहुंच रही, तो अगर ऑक्सीजन डिक्रीज अमाउंट में पहुंचेगी तो इस टिश्यू में वैसोडाइलेटर मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे. अब ये वैसोडाइलेटर मॉलिक्यूल्स कई तरह के हैं. फॉर एग्जांपल, एडिनोसिन एक वैसोडाइलेटर सब्सटेंस है. देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ. इफ देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल कॉज वैसोडाइलेशन. देन एडिनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड्स, हाइड्रोजन आयंस, पोटासियम आयंस, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये सारी वो चीज़ें हैं विच विल बी इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन व्हेन देयर इज़ लो ऑक्सीजन. और ये तमाम मॉलिक्यूल्स जिनका मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस. सो दे विल इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्लड वेसल एंड देयर विल बी वैसोडाइलेशन. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई. इनमें एडिनोसिन इज़ अ वेरी पोटेंट वैसोडाइलेटर. तो ये अब सारी कहानी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑल द पैराग्राफ आई टोल्ड यू इट्स वेरी लेंथी. द क्रक्स ऑफ दिस इज कि व्हेन देयर इज लेस ब्लड सप्लाई, देयर इज मोर एंड मोर वैसोडाइलेटर प्रोडक्शन. और इन वैसोडाइलेटर्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, दूसरी जो थ्योरी है दैट इज नॉन इज द ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी. ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी ये कहती है कि ऑल्दो द वैसोडाइलेटर थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की, सेवरल क्रिटिकल फैक्ट्स हैव मेड अदर फिजियोलॉजिस्ट फेवर अनदर थ्योरी विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी, और मोर एक्यूरेटली द न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन डिमांड थ्योरी. नाउ ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू कॉज वैस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन. ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा. ये लिखा हुआ बहुत लंबा चौड़ा फैला के है. सिंपल बात ये है कि अगर मेरे पास एक ब्लड वेसल है जो इस टिश्यू तक जा रही है, इस ब्लड वेसल की टोन को मेंटेन करने के लिए, जो इसमें जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उनकी टोन को मेंटेन करने के लिए द मसल विल रिक्वायर ऑक्सीजन. मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. सो इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन अवेलेबल, देन देयर इज़ नो एटीपी अवेलेबल, एंड इफ़ देयर इज़ नो एटीपी अवेलेबल, तो ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रह ही नहीं पाएंगे. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट रह ही नहीं पाएंगे, दे विल बी डायलेटेड लाइक दिस. सो लो ऑक्सीजन विल कॉज डायलेशन because oxygen is an important nutrient for the muscles themselves, the muscles which are present in the blood vessel. So if there is no oxygen, there is no ability for the muscles to contract and they dilate. ये है पूरा crux oxygen demand theory का. अब पॉइंट ये है कि जो ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी है, जब उसमें हमने ये बात समझी कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे. आपको ये बात मैंने पिछली वीडियोस में इसी यूनिट की समझाई थी कि देयर इज़ एन आर्टरी, और इस आर्टरी से जो कैपिलरीज निकलती हैं, सो देयर आर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, और ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, दे आर स्मूथ मसल्स. तो अगर इनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये प्री कैपिलरी जो स्फिंक्टर्स हैं, दे विल ऑल्सो नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड, यानी ज़्यादा ब्लड जाएगा, वैसोडाइलेशन इनटू द टिश्यूज़. हमने एक टर्म डिस्कस की थी अपनी पिछली वीडियोज़ में
जिसका नाम था वैजोमोशन। वैजोमोशन में हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, सम ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आर डायलेटेड। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो ये वैजोमोशन का जो फिनोमिना है वो ख़त्म हो जाएगा एंड ऑल ऑफ देम विल बी डायलेटेड, सो देयर विल बी डायलेटेड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, सो वैजोमोशन विल बी अफेक्टेड, देयर विल बी नो cyclical opening and closing of the precapillary sphincters, and as a result of this it will all be dilated and more blood will go into the tissue. So ये दो theories हैं कि किस तरह ऑक्सीजन कनेक्टेड है vasodilation के साथ. If there is low oxygen, there is vasodilation. Why? Number one, people say that there is production of vasodilator substances. उनके नाम मैंने आपको बताया, एडिनोसिन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन. और दूसरी थ्योरी ये है कि because oxygen is a very important nutrient, if oxygen is less, then the muscles are not able to contract and therefore the blood vessels dilate. Okay? तो ये दो थ्योरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसमें कोई ऐसी कॉमन सेंस की बात है सारी कि भाई अगर ऑक्सीजन कम होगी ब्लड में तो इस टिश्यू को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना होगा, वैजोडाइलेशन करनी पड़ेगी. तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इफ़ देयर इज़ लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, tissues will demand more oxygen by more blood supply, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है तो वैजोडाइलेशन ही की सेंस बनती है. अब ये तो होने से रहा है यार कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम है और यहाँ वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये तो कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो जाएगा कि पहले ही बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है और आपकी ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं. डज नॉट साउंड लॉजिकल. आपकी बॉडी में सारी चीज़ें बड़ी लॉजिकल हैं. देयर आर वेरी लॉजिकल स्टफ इन द बॉडी. इफ़ इट इज़ नॉट फिटिंग इन टू द लॉजिक देयर इज़ सम प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज कम हो जाए ब्लड में तब भी वैजोडाइलेशन होती है. सो लैक ऑफ ग्लूकोज इज आल्सो एसोसिएटेड विद डायलेशन. सो अदर न्यूट्रिएंट्स कैन ऑल्सो कॉज वैजोडाइलेशन. ठीक है. इसी तरह कुछ वाइटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए दे कैन कॉज वैजोडाइलेशन, पर्टिकुलरली थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन. तो these are the nutrients. Number one पे oxygen है. If there is less oxygen then there is vasodilation. Okay, right. Then special examples of acute metabolic control of the blood flow, the mechanisms we have described thus far, यानी ऊपर जो भी हमने ऑक्सीजन वाले मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, they are generally referred to as the metabolic mechanisms, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की, इसमें हम बात कर रहे हैं vasodilator substance जो हैं उनकी प्रोडक्शन की, इसमें हम बात कर रहे हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लो ATP प्रोडक्शन. So this is all metabolism. They are called the metabolic effects, metabolic controls. Otherwise there are also some physical type of controls. For example, there is reactive hyperemia and there is active hyperemia. और ये क्या है? जो रिएक्टिव और एक्टिव हाइपरीमिया है दैट बेसिकली मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी टिश्यू की ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से थोड़ी देर के लिए बंद हुई एंड देन दैट बंद होने वाला फैक्टर इज़ रिमूव्ड, यानी कॉरोनरी ब्लड सप्लाई में कोई थ्रोम्बस बना और वो थ्रोम्बस रिजॉल्व हो गया, तो नाउ द हार्ट विल रिसीव सुपर डुपर ब्लड सप्लाई. दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टिव हाइपरीमिया. यानी अभी ये कॉरोनरी ब्लड वेसल बंद थी, अब ये ब्लॉकेज ख़त्म कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा ब्लड लेकर के जाएगा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म, रिएक्टिव हाइपरीमिया. ओके. देन वी हैव एक्टिव हाइपरीमिया दैट अकर्स व्हेन टिश्यू मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस. अब सपोज ये एक स्केलेटल मसल है और इस स्केलेटल मसल में आपने डंबल्स उठा के एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया. सो नाउ द मसल इज मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव एंड व्हेन द मसल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव इट नीड्स मोर ब्लड सप्लाई, वैजोडाइलेशन. सिंपल. सो रिएक्टिव हाइपरीमिया और एक्टिव हाइपरीमिया में डिफरेंस है. रिएक्टिव हाइपरीमिया में देयर वाज अ ब्लॉकेज, नाउ द ब्लॉकेज हैज बीन रिमूव्ड एंड देयर इज मोर ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन. Active hyperemia में there is no blockage but the tissue is functioning super duper active. Muscle की contraction for example, so more blood supply and that is again a very simple logical type of thing कि muscle contract करेगा, metabolism बढ़ेगा, it needs more blood supply. ठीक है. So most of the discussion that we are doing right now about the control of tissue blood supply is very very logical discussion. Now I have to throw the concepts of autoregulation of blood flow during changes in the arterial pressure, जिसका metabolic एक थ्योरी मुझे आपसे डिस्कस करनी है और दूसरा मायोजेनिक थ्योरी आपसे डिस्कस करनी है कि किस तरह से टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई कंट्रोल होती है बाय दीज टू थ्योरीज. ये दो मैकेनिज्म्स क्या हैं. ले दे के यार ये बात ऐसी है कि कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. अब आप उसको नाम दे दें मायोजेनिक थ्योरी, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी, सारी एक ही चीज़ है. कॉमन सेंस अपने आप से ये सवाल करो कि किस कंडीशन में
टिश्यू को ब्लड ज़्यादा चाहिए, किस कंडीशन में टिश्यू को ब्लड कम चाहिए। जहाँ जहाँ ज़्यादा चाहिए वैसोडाइलेशन हो रही है, उसके मैकेनिज्म समझ लो, और जहाँ ब्लड कम हो रहा है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उसके मीडिएटर्स और मैकेनिज्म समझ लो। इतनी सी बात है। सो मेटाबॉलिक थ्योरी बेसिकली ये, इट कैन बी अंडरस्टूड ईजिली बाय अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। Thus, when the arterial pressure becomes too great, excess flow provides too much oxygen and too many other nutrients to the tissue and washes out the vasodilator released by the tissue. These nutrients, especially oxygen and decreased tissue level of vasodilator, can cause blood vessels to constrict and return the flow to nearly normal. So when the blood pressure increases, for example, all this happens कि ये blood supply है और ये टिश्यू है, ब्लड प्रेशर अब बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा ब्लड घुसेगा यहाँ, ज़्यादा ब्लड जाएगा तो जो वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस यहाँ थे वो वॉश आउट हो जाएंगे। जब वो वॉश आउट हो जाएंगे और ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वैसोडाइलेटर्स अब है नहीं, ऑक्सीजन अब कम होना शुरू हो गई है क्योंकि ज़्यादा ब्लड इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से द ब्लड सप्लाई विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड. So that's the effect of increased blood pressure. For example, the metabolic theory. Myogenic theory ये है कि अगर किसी blood vessel में, so if this is a blood vessel और यहाँ suddenly blood pressure बढ़ जाता है for whatsoever reason, तो ये जो muscle walls हैं इस blood vessel में, they are stretched, और इनके स्ट्रेच के रिफ्लेक्स में ये होता है कि इनका साइज़ कम हो जाता है. सो इन दोनों चीज़ों में बेसिकली हम बात ये कर रहे हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो देयर इज़ वैसो कंस्ट्रिक्शन. वैसो कंस्ट्रिक्शन की मेटाबॉलिक थ्योरी कहती है कि वैसोडाइलेटर सब्सटेंसेस वॉश आउट हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है और वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है. और इंक्रीज ब्लड प्रेशर की जो मायोजेनिक थ्योरी है वो ये कहती है कि व्हेन इन द ब्लड वेसल देयर इज़ हाई ब्लड प्रेशर देयर इज़ ए स्ट्रेच फिनोमिना, और इस स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से जब मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो दे बाउंस बैक एंड दे कॉन्स्ट्रिक्ट. सो वैसो कंस्ट्रिक्शन दोनों सिनेरियोज में इंक्रीज ब्लड प्रेशर और वैसो कंस्ट्रिक्शन. ये सारी कहानी अब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पढ़ना तो वैसा पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा, बट आई हैव टोल्ड यू द बेसिक क्रक्स ऑफ व्हाट वी नीड टू डू. नाउ देयर इज़ समथिंग स्पेसिफिक अबाउट सम स्पेसिफिक टिश्यूज़. सो फॉर एग्जांपल किडनीज़ की हम बात करते हैं. The blood flow control is significantly vested in a mechanism called tubuloglomerular feedback, in which the composition of the fluid in the early distal tubule is detected by epithelial structure of the distal tubule called the macula densa. So there is a sensing mechanism. Renal physiology में हमने ये पढ़ा था कि macula densa are the specialized cells which have the capacity to sense the concentration of different substances in urine. This structure is located where the distal tubule lies adjacent to the afferent and the efferent arterioles at the nephron juxtaglomerular apparatus. When too much fluid filters from the blood through the glomerulus into the tubular system, the feedback signals from the macula densa by reducing the renal blood flow. So that's all about. ये हमने वैसे renal physiology में डिटेल में किया हुआ है कि suppose this is a glomerulus, then proximal convoluted tubule, then loop of Fenley, and then distal convoluted tubule, afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole. तो ये जो macula densa के specialized cells हैं, they have the capacity to sense कि कितना यूरिन बन रहा है, उनमें आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है. तो अगर ये सारी एक्टिविटी हाइपर हो गई है, बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है, तो इट गिव्स सिग्नल टू द afferent arterioles कि भाई तुम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ यार. सो तुम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाओ ताकि ब्लड सप्लाई कम आए और फिल्ट्रेशन कम हो. तो ये ऑटो रेगुलेशन है इन द किडनी, स्पेशल सिस्टम, और कहीं नहीं है बॉडी में ऐसा. इन द ब्रेन, in addition to the control of the blood flow by the tissue oxygen concentration, the concentration of carbon dioxide and hydrogen ion are also prominently important. बाकी टिश्यूज़ में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन ही है, लेकिन ब्रेन में ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. एंड इंक्रीज इन आइदर ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेज, यानी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, इट कॉजेज इफेक्ट्स इन ब्रेन सर्कुलेशन. ठीक है, dilates the cerebral blood vessel. So if they are increased, the cerebral vasculature dilates and there is more blood supply. The mechanism is important because the levels of excitability of the brain is highly dependent on exact control of both carbon dioxide as well as hydrogen. Therefore it has a special system कि इन दोनों आइंस की, एक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ गैस एंड हाइड्रोजन आइन, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी ब्लड सप्लाई कंट्रोल होती है. सो दैट्स अ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल. अच्छा भाई, स्किन में क्या होता है? The blood flow control is closely linked by the body temperature regulation. Cutaneous and subcutaneous flow regulates heat loss from the body.
by metering the flow of heat from the core, so that is by the conduction process के आपकी स्किन के नीचे से जो blood vessels हैं उसमें से heat निकल के आपकी body से बाहर चली जाती है. Although skin blood flow is only 3 ml per minute per 100 grams of the tissue, in cool weather large changes from that value occur when it is needed, such as in very very hot weather. When humans are exposed to body heating, skin blood flow may increase greatly to as high as almost 3 times. You see, 3 ml per minute था, अब ये 7 to 8 liters per minute, not 3 times. Yeah, it's many folds actually. I did not look at the units, so it's a huge fold difference. When the body temperature is reduced, everything goes back to normal. So the point is कि यार बॉडी इज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइन. किडनी का जो काम है उस हिसाब से कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं. ब्रेन का जो काम है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, उस हिसाब से कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं. स्किन्स का काम है लूजिंग हीट, उस हिसाब से इसका पूरा सिस्टम है. सो दैट्स ब्यूटीफुल. अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस डिस्कशन में है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ब्लड वेसल से भी रिलीज होते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू आइदर वैजो कॉन्स्ट्रिक्ट और वैजो डायलेट द ब्लड वेसल. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ब्लड वेसल दैट वी हैव एंड दीज आर द cells which we call the endothelial cells of the blood vessel. So ये जो endothelial cells हैं, they can also produce vasoconstrictor और vasodilator substances. तो उनका यहाँ पे जिक्र है. Control of tissue blood flow by the endothelium derived relaxing or constricting factor. Relaxing factor का मतलब होगा those which can cause vasodilation, और constricting factors का मतलब होगा those which can cause vasoconstriction. The endothelial cell lining of the blood vessel synthesize several substances that when released can affect the degree of relaxation or contraction of the vascular wall. For many of these endothelium derived relaxing or constricting factors, the physiological roles are just beginning to be understood. And it's a very premature field. अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है. आपको एटलीस्ट एक मैं मॉलिक्यूल बताने लगा हूँ जो वैजोडाइलेट करेगा, और एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए जो वैजो कंस्ट्रिक्ट करेगा. सो द वैजोडाइलेटर फॉर एग्जाम्पल इज द नाइट्रिक ऑक्साइड. इट्स अ वेरी पोटेंट वैजोडाइलेटर विच इज रिलीज्ड फ्रॉम हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ब्लड सप्लाई को पोटेंट रखने में, वैजोडाइलेट करने में ब्लड वेसल्स को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स इज द नाइट्रिक ऑक्साइड. सो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट्स अ रिलैक्सिंग फैक्टर, इज अ vasodilator. ठीक है, इट्स अ lipophilic gas that is released from the endothelial cells in response to a variety of chemical and physical stimuli. Endothelial derived nitric oxide synthase, eNOS, is the enzyme which is responsible for the production of nitric oxide, and the nitric oxide is basically produced from arginine and oxygen by the reduction of inorganic salt. So ये तो काफ़ी मुश्किल लाइन लगती है मेडिकल स्टूडेंट्स को, बट आपको जो बात पता होनी चाहिए मोटी मोटी वो ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड वेयर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एंडोथेलियल सेल. कौन से एंजाइम से प्रोड्यूस होती है? बाय द eNOS एंजाइम. और किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? बाय द आर्जिनिन. ठीक है. आफ्टर डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ द ब्लड इन ओनली अबाउट 6 सेकेंड. यानी जब ये एंडोथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी तो सिर्फ कितनी देर के लिए ये वायबल है? ओनली फॉर अबाउट 6 सेकेंड. हाफ लाइफ है इसकी, यानी 6 सेकेंड में इसकी जो भी अमाउंट, जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनी थी वो हाफ हो जाएगी. एंड एक्ट मेनली ऑन द लोकल टिश्यूज. ज़ाहिर है इतने कम हाफ लाइफ के साथ ये बॉडी में ट्रैवल करके कहीं और तो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती. सो it is only important for local control of the blood supply. The nitric oxide activates the soluble guanylate cyclase in the vascular smooth muscle, resulting in the conversion of the cyclic GTP to cyclic GMP and activation of the cyclic GMP dependent protein kinase, which is called the PKG, which has several actions that causes blood vessels to relax. So ये इसका mechanism of action है. If somebody asks you कि nitric oxide करती क्या है, so nitric oxide basically convert करती है cyclic GTP को into cyclic GMP को, और एक दफ़ा जब ये cyclic GMP बन जाता है तो it causes activation of the this particular protein kinase, which is called PKG. The flow of the blood through the arteries and arterioles causes shear stress on the endothelial cells because of the viscous drag. Obviously जब blood गुजरता है इस blood vessel में से तो जो endothelial lining है उस पर कोई ना कोई stress पड़ता है. This stress
contorts the endothelial cell in the direction of the flow and causes significant increase in the nitric oxide. So इस flow के साथ जो stress पड़ रहा है vessels पर वो major stimulus है for the release of nitric oxide. The nitric oxide then relaxes the blood vessel ताकि जो flow का mechanism है वो normal चलता रहे. Yet when blood flow through the microvascular portion of the circulation increases, the action secondarily stimulates the release of nitric oxide. Well, this is all I think unnecessary discussion is detailed. बहुत सारा philosophical भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं which you have to you should know what to ignore, what to study. ठीक है? Nitric oxide synthesis and release from the endothelial cells are also stimulated. तो एक तो the nitric oxide is released by the shear stress of the blood flow. The second stimulator is actually a vasoconstrictor which is angiotensin 2. ये बड़ी मजे की चीज़ है कि देखो ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड वेसल है, इसमें एंजियोटेंसिन 2 पड़ा हुआ है जिसका काम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करवाता है नाइट्रिक ऑक्साइड भी ताकि कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन में एक बैलेंस बना रहे. तो नेचर ने बड़ा प्यारा सिस्टम रखा है कि जो खुद कॉन्स्ट्रिक्टर है वो रिलीज करवा रहा है एक डायलेटर को, नाइट्रिक ऑक्साइड को. ठीक है. Now, when endothelial cells are damaged by chronic hypertension or atherosclerosis, impaired nitric oxide synthesis may contribute to excessive vasoconstriction. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट इज रिलीज फ्रॉम द हेल्दी एंडोथेलियल सेल. अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो अब हेल्दी सेल्स नहीं है ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस नहीं होगी तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, वैसोडायलेशन नहीं होगी. इफ अनट्रीटेड दिस में इवेंचुअली कॉज वैस्कुलर इंजरी एंड डैमेज एंड पर्टिकुलरली हार्ट और किडनीज और ब्रेन के जो टिश्यूज हैं उनमें डैमेज हो सकता है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रीटी इंपॉर्टेंट गाइज. Even before nitric oxide was discovered, angina pectoris में यूज़ करते थे amyl nitrate and glycerin, nitroglycerin, ताकि vasodilation हो coronary blood vessels की और blood supply to the heart बना रहे. Other important applications of nitric oxide physiology, ये जो आपने सारी समझी है, तो पॉइंट ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड करता है वैसोडाइलेशन, और ये वैसोडाइलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज आपको पता है ना कि हाउ डज द इरेक्टाइल फिजियोलॉजी वर्क. देयर इज मोर ब्लड सप्लाई इनटू द कॉर्पोराज, और वो जो कॉर्पोराज हैं उसमें जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है तो द पेनाइल ऑर्गन इट बिकम्स स्टिफ, इट बिकम्स इरेक्ट. अब अगर इस फिजियोलॉजी को हम अप्लाई करें, कोई ड्रग ऐसी है, या देयर इज अ ड्रग एंड द ड्रग विच इज नोन एज सिल्डेनाफिल inhibits the cyclic GMP specific phosphodiesterase 5 PDE5 को ये inhibit करता है बिकॉज ये जो एंजाइम है ये डिग्रेड करता है साइक्लिक GMP को. हमें साइक्लिक GMP को तो डिग्रेड करवाना ही नहीं है ना, बिकॉज साइक्लिक GMP हमने यहाँ पढ़ा था एक्टिवेट करता है PKG को, और इसी की वजह से तो डायलेशन होती है. सो ये जो PDE है, अगर हम इस PDE को ब्लॉक कर दें तो ये PDE अगर ब्लॉक हो गया तो देयर विल बी मोर एंड मोर साइक्लिक GMP, एंड इफ देयर इज मोर एंड मोर साइक्लिक GMP दैट वुड मीन देयर इज मोर एंड मोर वैसोडाइलेशन, एंड मोर वैसोडाइलेशन वुड मीन दैट परफेक्ट इरेक्टाइल फंक्शन. देयरफॉर सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द इरेक्टाइल कैपेबिलिटी. सो यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो गया, ये फिजियोलॉजी के साथ इसका ताल्लुक है. सो ड्रग्स लाइक वायाग्रा एंड द ड्रग्स विच इंक्रीज द इरेक्टाइल function of a person are basically linked with the nitric oxide physiology. Okay, so हम पढ़ रहे हैं कि ब्लड वेसल की एंडोथीलियम से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. हमने कॉन्स्ट्रिक्टर पढ़ा, इस डायलेटर पढ़ा, और इस डायलेटर का नाम था नाइट्रिक ऑक्साइड. अब मुझे आपसे डिस्कस करना है एक कॉन्स्ट्रिक्टर जिसका नाम है एंडोथीलिन. Endothelin is a powerful vasoconstrictor. It is also released by the endothelium but damaged endothelium. Nitric oxide is released from healthy endothelium. Endothelin is released from damaged endothelium. Endothelial cells also release vasoconstrictor substances. The most important is endothelin. इसकी प्रोटीन डिटेल्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अमाइनो एसिड है, that is not important. But if there is any injury to the vessel wall, such as atherosclerosis or such as any thrombus formation, endothelin will be released and it will cause vasoconstriction. Drugs that block endothelin receptors have been used to treat pulmonary hypertension because problem in the pulmonary hypertension
one of the problem is constricted blood supply. So if you try to inhibit endothelin, they maybe get dilated. So that's the theory behind this. Okay, so all very important discussion कि endothelium से क्या क्या निकलता है. अब मुझे आपसे बात करनी है कि what are the mechanisms involved in long term blood flow regulation. देखें, अब तक हम जितना डिस्कशन कर रहे थे that was all about the very very quick response ना, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो देयर विल बी स्ट्रेच और मायोजेनिक मैकेनिज्म, इस स्ट्रेच की वजह से देयर विल बी वैसोकंस्ट्रिक्शन. फिर हमने ये देखा कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई किसी वजह से कम हो रही है तो quickly there will be increased supply of the vasodilators and there will be vasodilation. तमाम effects they were the acute effects, that were the short term things. लेकिन आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म परसिस्ट करता है और किसी टिश्यू की मेटाबॉलिक डिमांड्स लॉन्ग टर्म चेंज होती हैं. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ एक्सरसाइजिंग मसल की. सपोज आपने आज जिम जाना शुरू किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू जिम डेली, तो अब आपका जो मसल है, पूरी बॉडी का मस्कुलेचर, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं. देयर इज इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ दोज मसल्स ऑफ द बॉडी विच यू आर एक्सरसाइजिंग अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर. सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स व्हाट हैपेंस कि जो ब्लड वेसल यहाँ पर हैं, they will not only show short-term mechanisms for increased blood flow, they will also show some long-term mechanisms. यानी क्या क्या होगा? There will be increased blood vessel number. So blood vessels का जो नंबर है वो increase हो जाएगा. यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह रहा हूँ कि there will be एंजियोजेनेसिस. सो लॉन्ग टर्म कंट्रोल में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई अब शॉर्ट टर्म यानी थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर लो, थोड़ा सा डायलेट कर लो, इससे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा. अब हमको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए. यानी अब बात वो नहीं रही कि मेरे पास वाटर कूलर है और इस वाटर कूलर में ये नल का लगा हुआ है तो मुझे अब एक गिलास पहले इतना भरना होता था, लेकिन अगर मुझे एक गिलास इतना भरना है तो मैं नल का ज़्यादा खोल के पानी जल्दी से भर लूँगा. लेकिन अब अगर मुझे एक गिलास का मामला नहीं है, मुझे ये सारे टैंक्स पानी से भरने हैं, तो अब ये टैंक पानी से भरने के लिए भाई छोटे से वाटर कूलर से काम चलेगा नहीं. मुझे शायद बहुत सारे वाटर कूलर्स और वाटर टैंक्स लगाने पड़ेंगे इन सबको भरने के लिए. तो बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट टर्म तो ठीक था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर बंदा रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह, रोज़ लंबे लंबे डोले शोले बनाने गया है, तो अब ये मसल्स जो हैं परमानेंटली एक्टिव हैं. तो परमानेंट एक्टिव मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई देने के लिए कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. और वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की एग्जांपल है कि भाई ब्लड सप्लाई का नंबर ही बढ़ा दो. दैट इज़ कॉल्ड एंजियोजेनेसिस. दूसरा इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई है ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो यार. स्ट्रक्चरल चेंजेस, या नंबर चेंजेस हो जाएं या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएं या दोनों हो जाएं. स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब ये है कि सपोज ये एक आर्टरी है और ये आर्टरी का ल्यूमेन है. अब इसमें कुछ ऐसी चेंजेस करें कि आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा हो जाए इस तरह से. तो अब जब आर्टरी का ल्यूमेन साइज उतना ही रहे और ल्यूमेन बड़ा हो जाए, तो ल्यूमेन जब बड़ा होगा तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी. सो या तो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स चेंज होते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल चेंज होता है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में. अब कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड वेसल का नंबर इंक्रीज करवाते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ब्लड वेसल का नंबर डिक्रीज करवा सकते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू नाउ इन द लॉन्ग टर्म कंट्रोल. लॉन्ग टर्म कंट्रोल में याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोजेनेसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. अब ज़्यादा ब्लड वेसल चाहिए. उन पुरानी कम ब्लड वेसल के लोकल कंट्रोल से ब्लड फ्लो काफ़ी नहीं है. सो वी नीड मोर एंड मोर ब्लड वेसल्स. एग्जाम्पल मैंने आपको दी मसल्स की, ठीक है. अब काफ़ी टेक्स्ट लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से काफ़ी अननेसेसरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से पिक एंड चूज़ करूँगा जो जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. लॉन्ग टर्म का क्या है? वी टॉक अबाउट मोर ब्लड सप्लाई एंड मोर ब्लड वेसल्स बिकॉज वी नीड एंजियोजेनेसिस हेयर. तो जब बात आती है एंजियोजेनेसिस की यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स की, तब एक बात और भी आती है कि व्हाट आर दी एंजियोजेनिक फैक्टर्स. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजियोजेनेसिस करवाते हैं. सो विल नाउ टॉक अबाउट some angiogenetic factors. So for example, VEGF, vascular endothelial derived growth factor, is an important angiogenic factor. Fibroblast growth factor, platelet derived growth factor, angiogenin, these are all the factors which will increase the number of blood vessels. So that's an important thing. और ये induce होते हैं by deficiency of the tissue oxygen induces expression of the HIF. Transcription factor in turn upregulate the gene expression and the formation of the vascular growth factor. So जब ऑक्सीजन chronically कम होगी या टिश्यू की डिमांड बढ़ जाएगी, so that will then induce expression of HIF and ultimately expression
ऑफ द एंजियोजेनिक फैक्टर्स। तो ये आपको एंजियोजेनिक फैक्टर्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछते भी हैं। Now there are some molecules which actually inhibit the process of angiogenesis. For example, angiostatin, that is something which inhibit the process of angiogenesis. There is something called endostatin which also inhibit the process of angiogenesis. तो आपको ये नाम activators of angiogenesis and inhibitors of angiogenesis दोनों के पता होने चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर एक हेडिंग थी, मुझे ऑक्सीजन के हवाले से बात करनी है। ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था in short term control. Remember we discussed this कि जब ऑक्सीजन की concentration blood में कम होगी then there will be vasodilation, ये हमने बात की थी, ठीक है। तो that was the acute short term control, लेकिन long term में भी ऑक्सीजन का बड़ा important role है, वो देखते हैं क्या है। Oxygen is important not only for acute control of the local blood flow but also for the long term control. One example of this is increased vascularity in tissues of animals that live at high altitude. So for example, if somebody, animals be or humans be, if a human is living for a long time at very high altitude, यानी पहाड़ों में, शिमला विमला में उसका घर है, बंदे का रहता वही है, तो obviously उन लोगों में there is chronic exposure to low partial pressure of oxygen because they are at high altitude, and at high altitude the partial pressure of oxygen is low. So उनकी बॉडी में there is a chronic problem, हर वक्त ही partial pressure of oxygen जो है वो काफ़ी low है, तो उसकी वजह से देयर वैस्कुलैरिटी, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बढ़ जाएंगी, उनमें वैसोडाइलेशन भी होगी और नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स भी बढ़ जाए। इसीलिए यूजुअली जो नॉर्दर्न एरियाज में लोग रहते हैं वो गोरे चिट्टे लाल सुर्ख टमाटर की तरह होते हैं, बिकॉज उनमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं और उनमें एरिथ्रोपोइटिन भी ज़्यादा निकलता है, तो आरबीसीज भी ज़्यादा हैं, ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा हैं, वैसोडाइलेशन भी है, तो क्रॉनिक ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ये सब चेंजेस होती हैं और ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। अब जो एग्जाम्पल देने लगा हूँ ना, ये सुनो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इन प्री मेच्योर बेबीज हु आर पुट इनटू ऑक्सीजन टेंट्स फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, अब प्री मेच्योर बेबी है, उसको ज़ाहिर इंक्यूबेटर्स में रखा हुआ है एंड दे आर द ऑक्सीजन टेंट्स, उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही है। नाउ दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे आर बीइंग गिवन ऑक्सीजन, आर्टिफिशियली उनको दे रहे हैं ऑक्सीजन, तो चूंकि ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं, दिस ऑक्सीजन सप्लाई इनहिबिट्स ब्लड वेसल फॉर्मेशन। ऐसी होगा ना यार, देखो लॉजिकल बात करो यार, लॉजिक यही है कि जब ऑक्सीजन ठीक ठाक मौजूद है तो नई ब्लड वेसल बनने की जरूरत नहीं है ना, तो व्हेन देयर इज ऑक्सीजन टेंट देयर इज मोर ऑक्सीजन, देयर इज लेस ब्लड वेसल, so this is what happens in them. In premature babies who are put into oxygen tents for therapeutic purposes, excess oxygen causes almost immediate cessation of new vascular growth, यानी नई blood vessels नहीं बनती क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, so the blood vessel formation is ceased. हो गया? अच्छा, now when this happens कहाँ, particularly in the retina of the premature baby, retina में blood vessel formation नहीं हो रही, तो ये ज़रा दिमाग में रखें। अब जब इस बच्चे को इस ऑक्सीजन टेंट से निकाल लिया जाता है बाहर, तो अब जब बाहर निकाल देंगे तो रिलेटिवली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। पहले टेंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, अब बाहर निकाल दिया तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, देयर इज एक्सप्लोसिव ओवर ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स, इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं रेटिना में कि एक्चुअली दे समटाइम्स कॉज ब्लाइंडनेस, वहाँ ब्लीडिंग होती है एंड ओवर ग्रोथ ऑफ द रेटिनल वेसल्स causes blindness, पूरा विट्रस ह्यूमर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड retrolental fibroplasia, that's a disease, all is related to oxygen। अब इस पूरे को ज़रा दोबारा रिकैप करते हैं। रिकैप ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, प्रीमेच्योर बेबी, उसको ऑक्सीजन टैंक में डाल दिया, इंक्यूबेटर में डाल दिया, सो देयर वाज वेरी हाई ऑक्सीजन एंड वेरी हाई ऑक्सीजन की वजह से लो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स रेटिना में, और जब इस बेबी को इंक्यूबेटर से बाहर निकाला, सो द ऑक्सीजन सडनली वेंट वेरी वेरी लो, अब ऑक्सीजन कम हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई, नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर गई कि ब्लाइंडनेस हो गई। दैट इज कॉल्ड रिट्रो। सो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन is linked with the formation of new blood vessels. ऑक्सीजन ज़्यादा तो कम ब्लड वेसल, ऑक्सीजन कम तो ज़्यादा ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म as well as long term control of blood vessels. Okay,
सो ये सारी कहानी है यार। एंजियोजेनेसिस के फैक्टर्स बता दिए, एंजियोजेनेसिस को स्टॉप करने वाले फैक्टर्स बता दिए। अब यहाँ ये जो हेडिंग है इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसी है नहीं, यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है मसल्स की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी है कि इफ़ यू एक्सरसाइज योर मसल्स डिमांड मोर ऑक्सीजन, और लॉन्ग टर्म अगर आप पर मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं देन यू हैव इंक्रीज ब्लड वेसल्स, यानी एंजियोजेनेसिस होती है और आपके ब्लड वेसल का नंबर बढ़ जाता है। फिर जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो ब्लड वेसल्स वैजो कंस्ट्रिक्टेड रहती हैं, बंद रहती हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं वो ब्लड वेसल वापस खुल जाती हैं, वैसोडायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाए टिश्यूज तक। ओके, सिंपल स्टफ। एक और मैकेनिज्म जो बॉडी में प्रैक्टिस होता है ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए वो कहलाता है कोलेटरल सर्कुलेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि सपोज ये मेरी असेंडिंग कॉलॉन है, ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है, ये डिसेंडिंग कॉलॉन है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एक ब्लड सप्लाई है जो यहाँ सप्लाई कर रही है और एक ब्लड सप्लाई है जो यहाँ सप्लाई कर रही है। ये दोनों ब्लड सप्लाईज जो हैं ये आपस में भी कनेक्टेड होती हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज कोलेटरल सर्कुलेशन, सो दैट इफ वन ब्लड सप्लाई इज फॉर एग्जाम्पल क्लोज, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हेयर टू हेयर एज वेल, वरना ये पूरा एरिया डेड हो जाता। बॉडी के वो पार्ट्स जहां कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होती उन्हें हम कहते हैं एंड आर्टरीज बेसिकली, और वो एंड आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गई तो वो पार्ट ऑफ द टिश्यू विल बी डेड। सो बॉडी में कोलेटरल सर्कुलेशन भी बनती है टू कंट्रोल द ब्लड सप्लाई। Okay, now the last thing which is actually not very high yield, so आप ये टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, बात इसमें सिर्फ ये हो रही है, मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी एक बात, I just discussed with you when I was starting this topic कि there is जब लॉन्ग टर्म कंट्रोल में स्टार्ट कर रहा था कि there is number one change in the number of blood vessel यानी increased angiogenesis, and number two there is change in the structure। तो अब ये जो heading है ना, this is talking about structural changes कि if this is the normal artery for example, तो ये इसका ल्यूमेन है, so sometimes this can happen कि ल्यूमेन का साइज बढ़ गया और ओवरऑल साइज बढ़ने के साथ साथ ल्यूमेन का साइज बढ़ रहा है, या ओवरऑल साइज भी उतना ही है और ल्यूमेन का साइज कम हो रहा है। सो देयर इज इनवर्ड रीमॉडलिंग, देयर इज आउटवर्ड रीमॉडलिंग, और अगर थिकनेस ऑफ द वॉल इंक्रीज हो रही है तो हाइपरट्रॉफिक रीमॉडलिंग। आई थिंक दिस इज वेरी नॉट हाई यील्ड टाइप ऑफ स्टाफ। तो ये हेडिंग छोड़ दो यार, इसमें टेंशन नहीं लो, जाने दो इसको। अगली हेडिंग की बात करते हैं कि हाउ डू ह्यूमोरल कंट्रोल वर्क्स फॉर योर बॉडी। अब ह्यूमोरल कंट्रोल का बेसिकली मतलब ये होता है कि देर आर सम सब्सटेंसेज विच आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड और लोकली प्रोड्यूस होते हैं वो बाय द सेल्स। सो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल से लोकली प्रोड्यूस होते हैं दे एक्सर्ट अ कंट्रोल ऑन द सर्कुलेशन। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे देर आर सम सब्सटेंसेज विच आर रिलीज्ड एंड दे कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, सो दे आर कॉल्ड vasoconstrictors, and then there are some substances which are released and they behave as vasodilators. So humoral control of the circulation basically means कि there is control by substances which are secreted or absorbed into the body fluids such as the hormones. So locally produced hormones which are locally produced and they exert control over the circulation. Some of these substances are formed by special glands and transported into the blood. अभी हम इसकी example देखेंगे. Others are formed in local tissue areas and cause only local circulatory effects. So simple बात है इसको समझने की कि अगर ये मेरे पास कोई भी सेलुलर ग्रुप है, कोई एक टिश्यू है, तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ थिंग्स। सो कुछ लोकल प्रोडक्शन है, वो यहीं पे लोकल एक्सर्ट करेंगे, जो लोकल ब्लड वेसल्स हैं इनको या डायलेट करेंगे या कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। समटाइम्स देयर आर सेल्स विच प्रोड्यूस थिंग्स विच आर देन रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन एंड दे ट्रेवल ऑल द वे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे आल्सो कंट्रोल circulatory behavior on the distant sites distant from the local production site। तो वो एक जगह पे प्रोड्यूस होंगे, ब्लड में दूसरी जगह तक पहुंचेंगे और वहां पे कंट्रोल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सम हार्मोन्स, अभी हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन जो भी ह्यूमोरल कंट्रोल है, वर्ड ह्यूमोरल का बेसिकली मतलब होता है डिजॉल्व, यानी कुछ लिक्विड निकलेगा विच इज इन मोस्ट केसेस हार्मोन्स या अदर प्रोटीन फैक्टर्स। वो प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं they will be dissolved in the body fluids and they will control the size of the blood supply या blood vessel आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। if they are constricting the blood vessel, those molecules are then known as vasoconstrictors। यानी अगर blood vessel यूं है and this is the tissue area जहाँ पे इसने सप्लाई करना है, इन सेल्स में से कोई चीज़ ऐसी प्रोड्यूस हुई जिसने इन blood vessels को constrict कर दिया। so now the blood vessels are having a lesser diameter, they are constricted। so if the blood vessels are constricted, the
molecule which did this constriction is known as vasoconstrictor. There are some very important vasoconstrictor which you should know. The first one is the set of norepinephrine and epinephrine. Norepinephrine is an especially powerful vasoconstrictor. It is even powerful than epinephrine, because epinephrine यहाँ पे देखें लिखा भी है कि is less powerful as compared to the norepinephrine. और in fact epinephrine कुछ टिश्यूज़ में particularly vasodilation भी करता है. अब ये पॉइंट बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता. Many of the students, I can easily say कि more than 90% of the students से जब मैं इंट्रैक्शन करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि बताएं एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन क्या हैं, vasoconstrictors या vasodilators. तो obviously 99% स्टूडेंट्स का जवाब होता है they are vasoconstrictors, which is fine. बट जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या एपिनेफ्रीन कहीं vasodilation भी करता है, then I don't get the right answer most of the times. So epinephrine is also a vasodilator. कहाँ, किस जगह, that is important, and that is particularly in the coronary blood vessels, heart activity. Now that is a very beautiful arrangement, क्योंकि जब नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन क्या हैं, दे आर मार्कर्स ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी. यानी बॉडी में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, देयर इज अ फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, देन वी नीड आवर हार्ट टू बीट मोर, टू फंक्शन मोर, एंड इन ऑर्डर फॉर हार्ट टू फंक्शन मोर, हार्ट नीड्स मोर ब्लड सप्लाई. सो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई आ रही होगी कॉरोनरी वेसल से, उसको ज़्यादा होना है, तभी हार्ट ज़्यादा काम करेगा. और वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के लिए द कॉरोनरी वेसल्स शुड बी डायलेटेड. देयरफॉर एपिनेफ्रिन कैन डायलेट द कॉरोनरी ब्लड सप्लाई. So that's a very important point, not known to many students. When the sympathetic nervous system is stimulated in most parts of the body during stress or exercise, the sympathetic nerve endings in the individual tissue release norepinephrine, which excites the heart and constricts the veins and the arterioles. That's the job of the norepinephrine. It's a vasoconstrictor. In addition, sympathetic nerves to the adrenal medulla causes the glands to secrete norepinephrine as well as epinephrine. और ये norepinephrine और epinephrine एड्रिनल मेडुला से निकल के ब्लड में आ जाता है. अब ये हार्मोन सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में, एंड दे कॉजेज ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट्स. दे डू vasoconstriction, लेकिन particularly हार्ट में दे कॉजेज vasodilation. Okay, so that's the job of epinephrine and norepinephrine. In general, they are vasoconstrictors, but in cardiac tissue, epinephrine is also a vasodilator. ओके, सो कहाँ से ये रिलीज होते हैं आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, दे रिलीज एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन. और दूसरी जगह है एड्रिनल मेडुला, जिसमें से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन निकलेगा और ब्लड में आएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा. और इनका काम क्या है नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन का? टू कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन. सो दे कंट्रोल द साइज ऑफ द ब्लड वेसल. कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, डायलेट करेंगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, another very important and potent vasoconstrictor is angiotensin 2. It is a very powerful vasoconstrictor. As little as 1/1,000th of a gram, 1 ग्राम का 10 लाखवां हिस्सा, 1/1,000th, can increase the arterial pressure by 50 millimeters of mercury. आप सोचें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक 120 millimeters. अगर किसी में इतने कम अमाउंट में एपिनेफ्रिन एंजियोटेंसिन 2 इंजेक्ट कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर कैन गो अप बाय 50. सो फ्रॉम 120 इट कैन ईजिली गो अप टू 170. अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें तो 200 सिस्टोलिक एंड द पर्सन विल बी डेड. सो दिस angiotensin 2 is a very, very potent vasoconstrictor. The effect of angiotensin 2 is to constrict the small arterioles powerfully. If this constriction occurs in an isolated tissue, वो tissue almost devoid of the blood supply. And for example, अगर यहाँ पे एक tissue है और ये blood vessel आ रही है and this blood vessel is under the effect of angiotensin 2, ये इतना powerfully constrict हो जाएगी कि यहाँ पे तकरीबन blood supply ख़त्म हो जाएगी. और as a result ये होता है कि angiotensin 2 जब circulation में release होता है तो पूरी बॉडी की जो आर्टेरियोल्स हैं obviously they constrict and the overall result is increase in the total peripheral resistance. जाहिर है अगर ब्लड वेसल का साइज़ ये होगा as compared to the blood vessel का साइज़ ये होगा तो इस छोटे साइज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस बड़े साइज़ में रेजिस्टेंस कम है. So what we are saying is कि the effect of angiotensin 2 is overall vasoconstriction, a very powerful vasoconstriction and increase in the total peripheral resistance. ठीक है.
एंजियोटेंसिन 2 के बहरहाल और भी काम है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन में हेल्प करना और इसका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में. दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन रीनल फिजियोलॉजी. ओके, बट फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज द ह्यूमोरल कंट्रोल, यानी वो कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं. उसमें एक कैटेगरी हमने देखी, फर्स्ट कैटेगरी ए वैसोकंस्ट्रिक्टर्स, जिसमें पहला वैसोकंस्ट्रिक्टर का ग्रुप हमने देखा एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन. देन वी टॉक्ड अबाउट एंजियोटेंसिन 2 एंड नाउ द थर्ड वन which is the vasopressin. Vasopressin is also known as ADH or is even more powerful. ये सुनो यार जुमला. It is even more powerful than angiotensin 2 as a vasoconstrictor, thus making it one of the body's most potent vascular constrictor substances. बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई एंजियोटेंसिन 2 से भी ज़्यादा. इट इज़ फॉर्म्ड इन द नर्व सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, वहाँ बनता है, बट इट्स देन ट्रांसमिटेड डाउन by nerve axons to the posterior pituitary gland, where it is finally secreted into the blood, and once in the blood it goes in different parts of the body. It is clear that vasopressin could have enormous effects on circulatory function because it's a very, very powerful vasoconstrictor. Yet because only minute amounts of vasopressin are secreted in most physiological conditions, most physiologists have thought that vasopressin plays little role in vascular. ये traditional thinking थी. पहले ये सोचा जाता था कि शायद इसका इतना रोल नहीं है vasoconstriction में, but now people are realizing more and more कि vasopressin is a very, very, very good vasoconstrictor. So it has an immense role in circulation control, कि किस टिश्यू में कितना blood supply पहुंचेगा, उसके लिए बड़ा important मार्कर है ये. Vasopressin has the major function of greatly increasing the water reabsorption. That's the main job from the renal tubules. But anyways, हमें पता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका नाम है, सो इट ट्राइज टू कंजर्व वाटर, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर. सो रिमेंबर 3 वैसोकंस्ट्रिक्टर्स जो आपको याद रखने हैं, नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन 2 एंड वैसोप्रेसिन. इन तीनों के बारे में याद बेसिकली ये रखना है, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, बनते कहाँ हैं, उसके बाद इनका एक्शन क्या है और ये कितने इंपॉर्टेंट है. देन द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लोकल कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमोरल कंट्रोल इज द वैसोडायलेटर. तो जिस तरह वैसोकंस्ट्रिक्टर के कुछ के नाम पड़े, ऐसे कुछ वैसोडायलेटर्स के नाम देखते हैं. पहला वैसोडायलेटर है ब्रेडिकाइनिन. Several substances which are collectively known as a family of kinins cause powerful vasodilation when formed in the blood and tissue fluid of some organs. The kinins are small polypeptide proteins that are split away by the proteolytic action of alpha-2 globulins in the plasma or the tissue fluid. A proteolytic enzyme of particular importance for this purpose is kallikrein. So kallikrein is the enzyme involved in the breakdown of kinins. It is present in the blood and tissue fluid in inactive form. This inactive kallikrein is activated by maceration of blood, tissue inflammation और other similar chemical. अब ये बड़ी important point है. देखें, अगर ये tissues हैं और इन tissues के पास यहाँ पे एक important enzyme मौजूद है, उस enzyme का नाम है kallikrein. ये inactive होता है, लेकिन अगर इस tissue में if there is inflammation for example, so inflammation की वजह से ये kallikrein activate हो जाएगा, ये काइनिन को ब्रेक करेगा और काइनिन जाके ब्लड वेसल को डायलेट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पे आए. एंड एक्चुअली दिस इज रिक्वायर्ड इन इन्फ्लेमेशन में वी नीड मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई है, वी नीड मोर एंड मोर WBCs कमिंग ओवर हेयर. तो ये वैसोडाइलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेटरी टिश्यू के अंदर या किसी ऐसे टिश्यू में जहाँ पे कोई फिजिकल या केमिकल डैमेज है. वी नीड मोर ऑक्सीजन सप्लाई देयर, वी नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव फ्रॉम देयर, वी नीड द केमिकल्स टू बी रिमूव फ्रॉम देयर. सो increasing blood supply is demanded in some situations such as inflammation, such as physical insult, such as chemical insult. In तमाम situation में we need more blood supply और more blood supply के लिए we need vasodilation और vasodilation के लिए we need kinin और kinin के लिए we need kallikrein और kallikrein को activate करने के लिए inflammation है ना. तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइज, लेकिन एक दफ़ा समझना सही से बनता है ताकि आपको जब बुक पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ओके. सो अ kallikrein जब एक्टिवेट हो जाता है, इट एक्ट्स इमीडिएटली ऑन alpha-2 globulin to release kinin called kallidin, which is then converted into bradykinin, and the bradykinin is ultimately the vasodilator. The activated kallikrein enzyme is destroyed by kallikrein inhibitor that is also present in the body fluids. यानी ये जो vasodilator
वैसोडाइलेशन है ये हमेशा के लिए नहीं रहती. कैलिक्रिन से जो कहानी स्टार्ट हुई थी काइनिन ब्रेडिकाइनिन एक्टिवेशन की, वो फिर कैलिक्रिन इनहिबिटर्स उसको ब्लॉक भी कर देते हैं. सो ब्लड सप्लाई दोबारा नॉर्मल पे आ जाती है, वरना ज़्यादा ब्लड यहाँ हर वक्त आता रहेगा. वी डोंट वांट दैट. वी वांट अ गुड कंट्रोल सिस्टम जिसमें जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए हो तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाए, जब ब्लड सप्लाई कम चाहिए हो तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए. दैट इज़ व्हाट वी नीड. और उसके लिए एक्टिवेटर्स भी होते हैं टिश्यूज़ में और इनहिबिटर्स भी होते हैं. ठीक है. नाउ ब्रेडिकाइनिन कॉजेज बोथ पावरफुल arteriolar dilatation as well as increased permeability of the capillaries, जिसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं. फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ ब्रेडिकाइनिन into brachial artery of a person increases the blood flow through the arms as much as 6-fold. इतना important effect है bradykinin का as a vasodilator. Kinins appear to play a special role in regulating the blood flow and capillary leakage of fluid in inflamed tissues. अभी हमने बात की थी inflammation में these bradykinins are very important. Okay. The second vasodilator that you should know is the histamine. Very important stuff. Histamine is released in almost every tissue of the body if the tissue becomes damaged or inflamed or is the subject of allergic reaction. ये 3 major conditions हैं जिनमें histamine release होता है. Basically ये release होता है from the mast cells as well as the basophils of the blood. Histamine has a powerful vasodilator effect on the arterioles and like bradykinin has the ability to increase the capillary porosity greatly. यानी न सिर्फ ये कि blood supply बढ़ जाएगी बल्कि permeability of the capillaries भी बढ़ जाएगी. In many pathological conditions, the intense arteriolar dilation and increased capillary porosity produced by histamine causes large quantities of the fluid leak out of the circulation to the tissue and that causes edema during inflammation. The local vasodilator and edema producing effects of histamine are especially prominent during allergic reactions. बात यह है कि let me draw the cartoon here for you so that you understand it. Suppose this is the tissue, ये different cells हैं और ये एक blood supply है जो इस तरफ आ रही है और यहाँ पे किसी भी वजह से there is inflammation. अब जब inflammation होगी तो we will have levels of bradykinin go up and as well as the levels of histamine go up. अब ये जो दोनों molecules हैं these are vasodilators. So both these molecules will act on this blood vessel. The size of the blood vessel will be increased and more blood supply will be there. न सिर्फ ये कि more blood supply will be there बल्कि जो capillaries हैं उनसे permeability चूँकि बढ़ जाती है इनकी वजह से capillaries की तो blood leakage होता है and then tissue में interstitial space में liquid जमा हो जाएगा and this is what we call edema. आपको cardinal signs याद हैं inflammation के? There was rubor, there was calor, heatness and one of them was tumor as well. Tumor is the increase in size of the area which was the effect of edema. Edema क्यों हो रहा है? Because there is increased permeability of the capillaries. कौन से molecules करवा रहे हैं? Bradykinin और histamine. तो ये सारी situation आपको याद रखनी है कि ये दोनों vasodilators जो हैं they are also increasing the capillary permeability. ठीक है. तो 3 vasoconstrictors के नाम याद रखने हैं and they are norepinephrine, epinephrine, angiotensin 2 and vasopressin. और 2 आपने vasodilators याद रखने हैं bradykinin and histamine. Okay. Now the vascular control by ions and other chemical factors. So अब तक हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से टिश्यूज में जाने वाली ब्लड सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग द कंट्रोल बाय वर्च्यू ऑफ आयंस. मेनी डिफरेंट आयंस एंड अदर केमिकल फैक्टर्स कैन डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल बिकॉज टिश्यू में ब्लड सप्लाई कंट्रोल का यही तरीका है. इफ दीज आर द सेल्स एंड दिस इज द गोइंग ब्लड वेसल, इफ ब्लड वेसल इंक्रीजेज इन इट्स साइज, vasodilation. If the blood vessel constricts further, it is vasoconstriction. ठीक है. तो ये जो इफेक्ट है इट कैन बी बिकॉज ऑफ फॉर एग्जाम्पल vasodilation का जो इफेक्ट है इट कैन बी बिकॉज ऑफ bradykinin और इट कैन बी बिकॉज ऑफ histamine. vasoconstriction का जो इफेक्ट है दैट कैन बी बिकॉज ऑफ norepinephrine, epinephrine, angiotensin 2, vasopressin. अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से आइंस हैं जो vasoconstriction और vasodilation करवा सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, an increase in intracellular calcium ion concentration causes vasoconstriction because of the general effect of calcium to stimulate. So if in the endothelial cells in the muscular cells of the arteriole, intracellular calcium goes up, there is more
there is more contraction, there is vasoconstriction. The second point, increase in the potassium ion concentration within the physiological range can also cause vasodilation. This effect results from the ability of potassium ion to inhibit the smooth muscle. So whenever a smooth muscle is inhibited, it will be dilation. Whenever the smooth muscle is activated, stimulated, it will be constriction. So calcium is causing constriction, potassium is causing vasodilation. The third one is an increase in magnesium ion concentration causes powerful vasodilation because it is a very good inhibitor of smooth muscles. Okay, so magnesium, potassium, vasodilators. Next one is increase in the hydrogen ion concentration, which means more acidic environment causes dilation of the arterioles. Conversely, a slight decrease in the hydrogen causes arteriolar constriction. Okay, now anions that have significant effect on blood vessels include acetate and citrate, both of which are vasodilators. Increase in the carbon dioxide concentration. Now you tell me what would be the effect. If this is the tissue and there is more and more carbon dioxide, you need more and more blood supply ताकि carbon dioxide wash away हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे. तो carbon dioxide की अगर concentration बढ़ेगी तो sense ये कहती है, logic ये कहती है कि there should be vasodilation, and this is what happens. Carbon dioxide is a vasodilator. ठीक है. Also, carbon dioxide in the blood acting on the brain vasomotor centers has extremely powerful indirect effect transmitted through the sympathetic nervous vasoconstrictor system that causes widespread vasoconstriction. So when there is more carbon dioxide in any tissue, the nervous system is behaving it कि अब यहाँ carbon dioxide चूंकि ज़्यादा हो गई है, blood supply को constrict करो ताकि ये carbon dioxide निकल जाए. तो nervous regulation है, the effect is vasoconstriction, but the direct effect is vasodilation. So remember, carbon dioxide is a dual edge. Okay. Now, most vasodilators or vasoconstrictors have little effect on long-term blood flow unless they alter the metabolic rate of the tissue. Now, that's an extremely important last heading कि ये जितने भी effects अभी हम पढ़ रहे हैं कि vasodilation हो जाएगी या vasoconstriction हो जाएगी, vasodilation होगी तो ज़्यादा blood आएगा, vasoconstriction होगी तो कम blood आएगा. All these effects are most of the time, you know, they are temporary effects. They are time bound, थोड़े time के लिए होते हैं. Long term control दूसरे हैं, nervous control हैं, for example. So in most experimental studies, what we know that the tissue blood flow and the cardiac output are not substantially altered except for 1 to 2 days. When large amount of powerful vasoconstrictors such as angiotensin II or vasodilators such as bradykinin are chronically infused. So why is the blood flow not significantly altered in most of the tissues, even in the presence of these large and potent vasoactive agents? आपकी बॉडी क्यों इन पर लॉन्ग टर्म बिहेव नहीं करती या लॉन्ग टर्म इन पर रिस्पॉन्ड नहीं करती? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट रिटर्न टू वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन दैट वाज प्रीवियसली डिस्कस्ड, दैट द एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू ऑटो रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक नीड्स एंड अदर फंक्शन ऑफ द टिश्यू. Administration of a powerful vasoconstrictor such as angiotensin II may cause transient decrease in tissue blood flow and then cardiac output, but usually has a little long-term effect if it does not alter the metabolic rate of the tissue. Likewise, the vasodilators causes only short-term change. Therefore, the blood flow is generally regulated according to the specific need of the tissue. That is the bottom line. बात ये है कि अगर ये मेरे पास एक टिश्यू है से फॉर एग्जांपल और ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन है, सो इट विल बी कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू विल गो डाउन. ऑब्वियसली वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी. लेकिन अगर ये टिश्यू इफ इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि इट नीड्स मोर एंड मोर ब्लड सप्लाई. इफ द टिश्यू इज मेटाबॉलिकली एक्टिव तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का इफेक्ट है वैसोकंस्ट्रिक्शन का, आफ्टर सम टाइम इट विल गो अवे बिकॉज टिश्यू रिक्वायर्स मोर ब्लड बिकॉज टिश्यू इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. यानी एंजियोटेंसिन 2 हो या एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हो या वैसोप्रेसिन हो, इनके वैसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट को मेंटेन रखने के लिए इस टिश्यू को मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होना पड़ेगा. इसको अपनी मेटाबॉलिक डिमांड्स चेंज करनी पड़ेंगी. यानी ये खुद कहे कि मेरा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अब कम हो गया है, मुझे अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मुझे अब न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, तो मुझे कम ब्लड सप्लाई दो, यानी मुझे कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स दो, यानी एंजियोटेंसिन 2 एपिनेफ्रिन ये सब जीत गए, ये अपना इफेक्ट कायम व दायम रखें, ये अपना इफेक्ट जारी रखें, मुझे कोई मसला नहीं है. सो टिश्यू को ये बात कहनी पड़ेगी कि मुझे कोई मसला नहीं है. इसका मतलब ये है कि टिश्यू को अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव से मेटाबॉलिकली इनएक्टिव करना पड़ेगा.
बॉटम लाइन स्टोरी की ये है कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमोरल कंपाउंड्स के, वैजोकंस्ट्रिक्टर्स या वैजोडाइलेटर्स के, ये इफेक्ट टेम्पररी है. लॉन्ग टर्म कंट्रोल इज बाय द टिश्यू डिमांड. इफ द टिश्यू डिमांड इज हाई इट विल वैजोडाइलेट. If the tissue demand is low, then it will be constricted. So tissue itself is the boss. इसलिए मैं कहता हूँ you are the boss of on your own life. आप अपनी ज़िंदगी के खुद बॉस हैं. You are the CEO of your own life. इसी तरह tissues जो हैं they are their own CEO. They control their own requirements regardless of the effects of any other vasoactive compound. Okay? So that's all about this chapter. Pretty interesting chapter. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.